आज हम ई कैट एम डी कैट इंग्लिश के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेललिज्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम कैट इंग्लिश के अंदर पैरेललिज्म। इसी टॉपिक को कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ पैरेललिज्म, ये समझना है। देखो एनईडी का जो टेस्ट होता है, जब हम एनईडी की टेस्ट की बात करते हैं तो एनईडी के अंदर जो है वो टेस्ट आपको पता है इंग्लिश का जो है वो 25 मार्क्स का होता है। एनईडी का पोर्शन 25 मार्क्स का होता है अगर इंग्लिश की बात की जाए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो 5 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जो कि स्पॉटिंग एरर के होते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर के हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि यू हैव टू स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर करना पड़ता है, एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एरर को स्पॉट करना पड़ता है, एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस स्पॉटिंग एरर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक हो सकती हैं। उसके अंदर ये पैरेललिज्म का मसला आ सकता है। इन दैट सेंटेंस यू कैन फाइंड द मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मसला उसके अंदर आ सकता है। इसके अंदर टेंस का एक इशू वो अराइज हो सकता है। इसके अंदर टेंस का इशू अराइज हो सकता है बेटा। टेंस के अलावा इसके अंदर प्रेपोजिशन का इशू आ सकता है। प्रेपोजिशन के अलावा इसके अंदर आर्टिकल का इशू आ सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट इश्यूज जो है वो स्पॉटिंग एरर के अंदर आ सकते हैं। मीन्स एक सेंटेंस लिखा होगा और उसके नीचे 4 ABCD बना होगा और आपको बताना होता है कि विच पोर्शन इज़ द रॉन्ग वन, जो किस जगह पर एरर है सेंटेंस के अंदर। तो ये समटाइम्स तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ को समझने में कि एरर कहाँ पर स्पॉट हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक एक करके सारे टॉपिक को हमें डिस्कस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट इज़ पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कहते हैं किससे पैरेललिज्म। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ पैरेललिज्म हियर। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो स्पॉटिंग एरर के अंदर फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ पैरेललिज्म और पैरेलल स्ट्रक्चर। अब पैरेललिज्म किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरेललिज्म। सो पैरेललिज्म मीन्स दैट सिमिलर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस हैव सेम स्ट्रक्चर। मीन्स पैरेलल स्ट्रक्चर कि पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस के अंदर जो सिमिलर पार्ट्स हों, मिलते जुलते पार्ट्स हों, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इन अ सेंटेंस द सिमिलर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म इन इंग्लिश ग्रामर। मीन्स नाउन्स आर विथ नाउन्स, वर्ब विथ वर्ब एंड फ्रेसेस विथ फ्रेसेस। नाउन के साथ नाउन हो, वर्ब के साथ वर्ब हो, फ्रेज के साथ फ्रेज हो। ऐसा नहीं हो कि नाउन के साथ वर्ब हो या नाउन के साथ फ्रेज हो, वर्ब के साथ नाउन हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब, पैरेललिज्म का मतलब यही होता है कि सिमिलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम या सिमिलर रहेंगे। व्हेन सिमिलर पार्ट्स डू नॉट फॉलो द सेम स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड फॉल्टी पैरेललिज्म। लेकिन अगर सिमिलर पार्ट्स के स्ट्रक्चर अगर सेम ना आए, इसी को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड फॉल्टी पैरेललिज्म। फॉल्टी से मुराद उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इजी टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ग्रामर के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, वरना 9 से लेकर इंटर तक आप कभी बचपन से लेकर आज तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एंटी टेस्ट के अंदर ये टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें बच्चों, तो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है जिसमें पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जा रहा। वियर यू कैन फाइंड अ फॉल्टी पैरेललिज्म। मिसाल के तौर पे आई लाइक बॉलिंग, बैटिंग एंड टू फील्ड। मतलब मुझे बॉलिंग करना, बैटिंग करना और फील्डिंग करना पसंद है। आई लाइक बॉलिंग, बैटिंग एंड टू फील्ड। अब यहाँ पर देखें, बॉलिंग आया ING फॉर्म, बैटिंग आया ING फॉर्म, लेकिन यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। बात तो सही है, सेंस क्लियर हो रहा है, देयर इज़ नो इशू इन सेंस कि आई लाइक बॉलिंग, बैटिंग एंड टू फील्ड। मुझे बॉलिंग करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना पसंद है,
लेकिन ये स्ट्रक्चर पैरेललिज्म में नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट इन पैरेललिज्म। सो पैरेललिज्म में स्ट्रक्चर किस तरह से हमारे पास आएगा? आई लाइक बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। अब यहाँ पर देख लें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग ये सेम एक जैसे आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, बस ये चीज़ है। अब अगर आपके पास, अगर आपको एरर स्पॉट करना है इस ऊपर वाले सेंटेंस में कि एरर कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर बताएंगे टू फील्ड में एरर। क्यों? चूँकि ये हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है जुमला। बस समझ में आ रही है? ये तो इजी टॉपिक इतना आसान नहीं आता है एनईडी के अंदर। ऐसे मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इस टाइप का ये पैरेललिज्म होती क्या चीज़ है। एक और सेंटेंस देखो, एंग्री आंट्स मंच्ड द मार्शमेलोस क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक एंड सिपिंग सिरप हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप। अब एंग्री एंट्स मंच्ड द मार्शमेलोस क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक एंड सिपिंग सिरप हेडेड अक्रॉस द काउंटर टॉप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम्बलिंग आया और यहाँ पर सिपिंग आया। क्रम्बलिंग और सिपिंग आया तो एनजी फॉर्म आ रही है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया भाई? सेकंड फॉर्म आ गई, मंच्ड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मंचिंग, मंचिंग द मार्शमेलोस। तो अब देखो ये सही स्ट्रक्चर क्या है इसका? एंग्री एंड्स मंचिंग मार्शमेलोस क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक्स एंड सिपिंग सिरप हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप। और ये आपको बेहतर भी लग रहा होगा सेंटेंस ऊपर वाले के बनस्बत। तो यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने जो लिखा हुआ है रेड फॉन्ट से, तो वो एक एरर है यहाँ पर। बस समझ में आ रही है? तो एरर किसे कहते हैं? एरर का मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि सेम जो है वो स्ट्रक्चर वो थ्रू आउट द सेंटेंस फॉलो किया जाए। ठीक है, जैसे अगर आईएनजी फॉर्म है तो सारे आईएनजी फॉर्म में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि भले सेंस करेक्ट हो रहा हो लेकिन वो एक एरर है राइटिंग के अंदर। सेंस तो बना रहा होगा, ये जुमला भी सेंस बना रहा है, लेकिन पैरेललिज्म में नहीं है। इट इज़ नॉट इन पैरेलल स्ट्रक्चर। हरी बात समझ में? एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दी पैरेललिज्म की, जहाँ पर आपको दिखाई दिया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, हेडेड ऑफ नहीं, एंग्री एंड्स। अब यहाँ पर देखो ये जुमला ये है कि एंग्री एंड्स हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप। ये एक सेंटेंस, इसके बीच में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मंचिंग द मार्शमेलोस क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक एंड सिपिंग सिरप, ये एक साथ एक पैटर्न है कि जो काम कर रहे हैं वो। तो उसके बाद ये तो हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप, ये एक अलग हमारे पास एक क्लॉज आ रहा है। दिस इज द, तो हेडिंग ऑफ इसमें नहीं होगा, हेडिंग ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप, चूँकि एंड से पहले वाला एंड के साथ जुड़े हुए हैं ना। देखो, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज, दिस इज द सेकंड फ्रेज एंड दिस इज द थर्ड फ्रेज। ये फिर एक क्लॉज हमारा डिफरेंट हो गया, क्योंकि एंड के बाद तक लगा हुआ है ना। एंड के बाद जो लगी है बस वो आखिरी है, उसके आगे फिर हम नहीं बढ़ेंगे, कॉमा के साथ सेपरेट है। जैसे वहाँ देखो एंड के साथ लगा हुआ था, अप टू फील्ड के बाद उसके बाद आगे कोई और सेंटेंस होता तो फिर हम उसको एंड के बाद फिर हम उसको नहीं पैरेलल स्ट्रक्चर में काउंट करते। हाँ, तो फिर एक लफ्ज़ हो, इसका मतलब फिर ओके, मंचिंग द मार्शमेलोस हेडेड ऑफ नहीं, फिर पैरेलल स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी है, चूँकि वो एक एक्शन उसमें बीच में डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप रुक जाएँ, शायद अभी आपको वर्ब और नाउन के लिहाज से मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है, अभी ये टॉपिक चल रहा है, लेक्चर अभी प्रैक्टिस आएगी बाद में। तो यूज सिमिलर स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज़, मतलब सिमिलर आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर सी बात है सिंपल स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट इज पुट नाउन्स विथ नाउन्स, नाउन के साथ हमेशा नाउन को जोड़ें, नाउन के साथ नाउन ही आएगा। जैसे आई एन्जॉय बास्केटबॉल मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम, आई एन्जॉय बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बास्केटबॉल यहाँ पर आया, दिस इज एक्चुअली अ नाउन, नाउन है, किसी खेल का नाम है ये। आई एन्जॉय बास्केटबॉल मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम। अब यहाँ पर जो प्लेइंग आ गया, दिस इज एक्चुअली वर्ब। तो हमें क्या करना है, नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट करना है। तो ये क्या होना चाहिए, आई, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी फॉर करेक्ट, कि आई एन्जॉय बास्केटबॉल मोर देन वीडियो गेम्स। प्लेइंग की जरूरत नहीं थी, है ना भाई। आई एन्जॉय बास्केटबॉल मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम नहीं, आई एन्जॉय बास्केटबॉल मोर देन वीडियो गेम्स। चूँकि एक नाउन के साथ दूसरा नाउन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, दिस इज आल्सो अ नाउन, तो वर्ब की नीड यहाँ पर नहीं थी। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट किया। वी हैव कनेक्टेड अ नाउन विद अ डिफरेंट नाउन। इस तरह से पुट वर्ब्स विथ वर्ब्स, वर्ब को वर्ब के साथ आपको जोड़ना है, वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ऑन आवर एनिवर्सरी वी एट, डांस्ड
एंड वर सिंगिंग। तो सिंपल सी बात है, ऑन अवर एनिवर्सरी वी एट, डांस्ड एंड अब वर सिंगिंग नहीं, तो टेंस वर्ब का वर्ब के साथ जोड़ने से मुराद ये है कि इसमें हम लोगों को टेंस को भी हमें सिमिलर करना है, टेंस को भी सेम करना है। लाइक यहाँ पर एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डांस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर सिंगिंग वर सिंगिंग। तो वर सिंगिंग यहाँ पर हमारे पास आ गया, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, तो ये हमारे पास टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस आ गया। तो इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये दोनों टेंस पास्ट सिंपल के अंदर थे तो इसको भी पास्ट सिंपल के अंदर में रखना होगा। तो वी ऑन आवर एनिवर्सरी वी एट, डांस्ड एंड sang, सॉरी डांस्ड, वी एट, डांस्ड एंड sang। ठीक है, तो ये वर्ब के साथ हमेशा वर्ब जुड़ेगा। मतलब ये पैरेलल स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह पुट एडजेक्टिव्स विद एडजेक्टिव्स, कि एक एडजेक्टिव के साथ हमेशा दूसरा एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव आपको पता है कौन से वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, क्वालिटी शोइंग वर्ड्स ना, क्वालिटी शोइंग वर्ड्स, या फिर हम एडजेक्टिव कह सकते हैं कि वो वर्ड्स जो नाउन को क्लासिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये बेसिक बात है। तो एडजेक्टिव के साथ दूसरा एडजेक्टिव हमेशा आएगा, जैसे कि माई हिस्ट्री क्लास वॉज बोथ इंटरेस्टिंग एंड अ चैलेंज। यह सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग आया, दिलचस्प, तो अब उसमें चैलेंज नहीं आएगा, एंड चैलेंजिंग आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड, तो अब थोड़ा थोड़ा सेंस आपका क्लियर हो रहा है कि पैरेलल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कि स्ट्रक्चर पैरेलल होना चाहिए, सेम एक पैटर्न थ्रू आउट द सेंटेंस फॉलो होना चाहिए। जी बिल्कुल, वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, यही बात यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की है, सिंपल। पसंद आ रही है? अब नहीं, ऐसा नहीं होता कभी सेंटेंस में, फिर उसको नहीं पैरेलल स्ट्रक्चर में, मतलब इस तरह तो दो नाउन एक वर्ब हो तो तीनों नाउन करेंगे, या दो वर्ब एक नाउन है तो तीनों वर्ब करेंगे, इस तरह से होगा। वरना उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वो मिस्टेक नहीं है। एक वर्ब एक नाउन एक एडजेक्टिव हो तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर बना नहीं सकते आप उसके अंदर। जैसे अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट हमारे पास आया कि एलास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड डैश ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर्स ऑफ कंपनी पॉलिसीज। अब इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा एमसीक्यूज में? अगर आपके एंटी टेस्ट में ही आता है तो आप क्या निशान लगाएंगे? हायरिंग होना चाहिए, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मिंग, यस, नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए। फिर यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था हायरिंग, है ना भाई? चूँकि यार ट्रेनिंग और इन्फॉर्मिंग ये सब आप देख सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर चल रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो हायरिंग लिखना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो यस, नॉन ऑफ द अबव हो गया फर्स्ट का, तो डी हो गया। नेक्स्ट है हेनरी लाइक्स पिज़्ज़ा मोर देन डैश, इसका क्या होना चाहिए? स्पिनच। ठीक है, गुड। तो हेनरी लाइक पिज़्ज़ा मोर देन स्पिनच बिकॉज पिज़्ज़ा, दिस पिज़्ज़ा इज एक्चुअली अ नाउन। ठीक है, अब इसके बाद ज़ाहिर सी बात है नाउन ही आएगा, तो हेनरी लाइक पिज़्ज़ा मोर देन स्पिनच, स्पिनच मीन्स लाइक पालक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है? इजी क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड है ही ड्रोव टू द स्टोर टू बाय मिल्क एग्स एंड डैश। व्हाट विल बी द आंसर? सेम नाउन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मिल्क एग्स एंड ब्रेड, सिंपल। ठीक है, तो बाकी तो दैट सी बात है, वर्ब और ये सारे पैटर्न फॉलो नहीं होंगे। फोर्थ है टू जॉग, यहाँ पे एक वर्ड शायद मैं मिस कर दिया हूँ कि ही लव्स टू जॉग, स्विम एंड, सॉरी टू नहीं होना चाहिए था, होने तो ही, अब सही है, ही जॉग्स, स्विम्स एंड डैश।
किक बॉक्सेस, यस यू आर राइट हियर। तो देखें यहाँ पर आंसर होगा हमारा किक बॉक्सेस। क्यों? चूंकि वर्ब का पैटर्न चल रहा है। दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दिस इज आल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह दोबारा वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब का अगर पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करें तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? किक बॉक्सेस। पूरा एक वर्ड है, किक बॉक्सिंग कहते हैं ना, तो किक बॉक्सिंग एक वर्ड होता है। नहीं, किक बॉक्सिंग पूरा है, बोलता रहा हूँ, पूरा ये एक वर्ब है। दिस इज सिंगल वर्ब। यस बिल्कुल। तो किक बॉक्सिंग एक प्लेइंग है, एक गेम टाइप का होता है। जैसे बॉक्सिंग में तो सिर्फ बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, किक बॉक्सिंग में जो है वो किक्स भी अलाउ होती है, इसको किक बॉक्सिंग कहा जाता है। तो किक जैसे बॉक्सिंग एक वर्ब है ना, तो किक बॉक्सिंग भी एक वर्ब है। ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर हाइफन लगा लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर हाइफन लगा लें, इससे पता लग जाएगा कि दिस इज अ सिंगल वर्ड, नॉट अ टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, द फिल्म हैड मैनी स्टार्स, यूज्ड वेरियस स्पेशल इफेक्ट्स एंड डैश। Used various special, the film had many stars, used various special violence। violence असल में वर्ब है ही नहीं। violence is actually a noun। violence एक नाउन है जिसके मतलब हो सकते हैं कत्ल व गारत। वर्ब के साथ तो कभी ऐसे यस नहीं लगाते ना। बी कह रहे हैं आप, चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। जस्ट बी करेक्ट है। क्यों? चुके यहाँ पर देख लें, जस्ट द फिल्म हैड मैनी स्टार्स। अब देखो, हैड मैनी स्टार्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, यूज्ड वेरियस स्पेशल इफेक्ट्स एंड, अब ये वर्ब का ही पैटर्न फॉलो होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, एंड फीचर्ड ग्राफिक वायलेंस। तो फीचर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म, नाउन थोड़ी ना आएगा इसके अंदर। अब जुमला पढ़ेंगे भी तो करेक्ट लगेगा कि द फिल्म हैड मैनी स्टार्स, यूज्ड वेरियस स्पेशल इफेक्ट्स एंड फीचर्ड ग्राफिक वायलेंस। नाउ इट इज मच बेटर। एंड वायलेंस नहीं कह सकते थे बिकॉज इससे नाउन हो जाएगा, तो वर्ब के साथ वर्ब को कनेक्ट करना है। इसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपकी बेटर होनी चाहिए कि आपको ना पता लगे इस चीज़ के बारे में। ऐसा इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, आपको पता है कि थोड़ी सी इंग्लिश आती है, दे आर इजी। 6 आई थिंक दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज हार्डर देन डैश। क्या होना चाहिए? यस, लर्निंग मैथ, सी ऑप्शन, कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज हार्डर देन लर्निंग मैथमेटिक्स या लर्निंग मैथ्स, चूँकि आईएनजी फॉर्म के साथ जुड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, फॉर सम वेरी शाई पीपल गिविंग ए स्पीच कैन बी एज फ्राइटनिंग एज डैश। हैविंग अ सीरियस इलनेस, चूँकि आईएनजी फॉर्म दोबारा से आईएनजी फॉर्म के साथ जुड़ेगा, आई थिंक सो कि ए आंसर करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात? 8 है, आई वुड रैदर बी लकी और हार्ड वर्किंग देन, ये आई एपोस्ट्रोफी डी है, दिस इज टेलिंग यू आई वुड रैदर बी लकी और हार्ड वर्किंग। लकी यहाँ पर दिस इज एडजेक्टिव, क्वालिटी शोइंग वर्ड है, और हार्ड वर्किंग भी यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि कभी कभार वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये वर्ब नहीं है हार्ड वर्किंग। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कि वो एक मेहनती लड़का है, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब हम हार्ड वर्किंग कहते हैं तो दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्लासिफाइंग अ नाउन आफ्टर इट। सही है ना भाई? तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? यस, टैलेंटेड। ये सही कहा आपने कि आई वुड रैदर बी लकी और हार्ड वर्किंग देन टैलेंटेड, क्योंकि टैलेंटेड ये भी यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है। अगरचे आप कहेंगे सर ये तो वर्ब की है, तो एडजेक्टिव के तौर पे हम वर्ब की
आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बज़ाहिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, दिस इज़ एडजेक्टिव। बोलते हैं ना ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, है ना। कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो टैलेंटेड है, दिस इज़ नॉट अ वर्ब सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट सिंपल का, तो दिस इज एडजेक्टिव। होता है ना, ये आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा सेंटेंसेस के अंदर कि वर्ब की आज हम थर्ड फॉर्म को भी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टैलेंटेड होगा जो आपने सही गेट किया। मीन्स डिटेल में भी जाना है कि आंसर क्यों है, वाई दिस आंसर इज राइट एंड वाई अदर्स आर नॉट। क्वेश्चन 9 है, द फुटबॉल टीम हैज़ बोथ अ गुड ऑफेंस एंड यस, बोथ अ गुड ऑफेंस एंड अ गुड डिफेंस। ठीक है ना, फिर एडजेक्टिव आ गया ना, तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव जुड़ गया। गुड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दोबारा गुड डिफेंस आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, बॉब इज नॉट ओनली लॉयल टू हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो, बॉब ना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वफादार है, लॉयल, लॉयल यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस इज एडजेक्टिव है, वफादार क्वालिटी शोइंग वर्ड है। यस, गुड, बट ऑल्सो फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स। हाँ, ये एक बड़ा एक चीज़ होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर नॉर्मली हमने हमेशा ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव जो है वो उसके साथ जब हम एल वाई यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एडवर्ब। जैसे कि स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो में एल वाई आपने यूज़ किया, सो इट इज़ बिकमिंग स्लोली, स्लोली इज़ एडवर्ब, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर हम कहते हैं। ऐसा ये तो हमने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से, बट फ्रेंडली एडजेक्टिव के साथ एल वाई नहीं लगा हुआ। जैसे देखो एल वाई है ना, चलो मान लिया ये फ्रेंड एडजेक्टिव होता है, फ्रेंड तो नाउन है, तो ये ओवरऑल हमारे पास एडजेक्टिव है। तो कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो एल वाई पर एंड होते हैं, जैसे फ्रेंडली हो गया, लोनली सुना, लोनली अकेला, तो लोनली तो एडजेक्टिव है, ही इज़ अ लोनली पर्सन, तो एडवर्ब थोड़ी ना है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्लासीफाई करता है, दैट क्लासीफाइज अ वर्ब। बेस्ट केसेस लवली, यू आर माई लवली फ्रेंड, लवली भी तो देख रहे हो एल वाई आ रहा है एंड में, लेकिन ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो फ्रेंडली यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों, चूँकि आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसको तोड़ो ना, तो क्या ये वर्ब के साथ एल वाई लगा हुआ है, ऐसा तो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। इस तरह से लवली, लव तो नाउन होता है ना, नाउन के साथ एल वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई थोड़ी ना लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दिस इज फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया सबको?